हेलो। नमस्कार साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक समीक्षा की शुरुआत की थी और एक बेसिक सी जानकारी इसके बारे में ली थी। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने इसके बारे में जाना था और कुछ आंकड़ों पर भी बात की थी। आज हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे इसके बारे में कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया था इसमें पहली क्लास में, और आगे आज हम क्या पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने आर्थिक समीक्षा और बजट के अंतर के बारे में पढ़ा था कि आर्थिक समीक्षा किसको कहते हैं और बजट किसको कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये कौन जारी करता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ा था। अशोक गहलोत जी सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री है, गोविंद राम मेघवाल जी, और राज्य मंत्री है सांख्यिकी विभाग के वो है अशोक चांदना जी। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा, और सांख्यिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव है वो है भवानी सिंह। उसके बाद आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक एवं संयुक्त शासक सचिव वो है डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा। और उसके बाद हमने एक इंडेक्स देखी थी जो कि आर्थिक समीक्षा में दी हुई होती है कि कौन कौन से टॉपिक है वो आर्थिक समीक्षा में है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और उसमें हमने सबसे पहले आंकड़ों से शुरुआत की थी, और मैंने जो ये आंकड़े दिए हुए इनके शब्दों का मतलब भी मैंने आपको बताया था। जैसे दे रखा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या है कि हमारे घर की जो आय व्यय है या हमारे जो देश की आय व्यय है वो संपूर्ण आय व्यय जीडीपी कहलाती है। और जो स्टेट की होती है जीएसडीपी, देश की जीडीपी। ये घर लेके चलिए आप, छोटे छोटे स्तर पर लेके चलेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पूरे देश को छोड़िए, राजस्थान राज्य को छोड़िए, आप ये अपने घर के ऊपर लेके चलिए कि हमारे घर की ये जो आय व्यय है टोटल वो कितनी है। तो वो मैं दो स्तरों पे, दो आधार पे ज्ञात की जाती है। एक तो होता है स्थिर मूल्य पर, दूसरा होता है प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर यानी कि पीछे किसी वर्ष की तुलना में आपके घर की आय व्यय आज वर्तमान में कितनी है वो। और प्रचलित का मतलब होता है कि बिना किसी तुलना के वर्तमान में आपकी कितनी आय है। जैसे कि आपके घर में वर्तमान में आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, और 2011-12 की तुलना में आप इस समय कितने रुपए कमा रहे हैं, वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। तो स्थिर मूल्य पर 7.99 करोड़ और प्रचलित मूल्य पर 14.13 करोड़। ठीक है। और इसमें वृद्धि दर, जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी थी? स्थिर मूल्य पर 8.19% और प्रचलित मूल्य पर 16.4%। मैंने आपको बताया था कि हमेशा ही स्थिर मूल्य से प्रचलित मूल्य अधिक होगा। तो आप देख लेना, याद करनी ठीक बताई थी। 7 का डबल 14, 7 करोड़ से 14 करोड़, और 8% से 16%, 8 से डबल 16। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 क्षेत्र माने गए हैं, और उन प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भागीदारी अर्थव्यवस्था में कितनी है उसको बोलते हैं सकल मूल्य वर्धन या सकल मूल्य संवर्धन, जीवीए। स्टेट लेवल पे आ गई तो उसमें स्टेट नाम जुड़ जाएगा। इसको भी अपने घर के लेकर चले। जैसे कि अनेक प्रकार से आपकी इनकम आती है, तो प्रत्येक इनकम का जो आपका अलग अलग सोर्स है उनकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी है। जैसे कि आपकी, जैसे आप खेती करते हो तो वहां से आपकी इनकम आ रही है, आप नौकरी करते हो तो वहां से आपकी इनकम आ रही है, जैसे आपकी कोई छोटी मोटी दुकान वगैरह है वहां से आपकी इनकम आ रही है। तो 3-4 जगह से, अलग अलग जगह से आपकी इनकम आ रही है। तो उनमें प्रत्येक की हिस्सेदारी कितनी है, आपकी नौकरी की हिस्सेदारी कितनी है। जैसे आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 रुपये आप नौकरी से लेके आ रहे हैं, 30,000 रुपये आप दुकान से कमा रहे हैं, 20,000 रुपये आप खेती से कमा रहे हैं। तो ये आपकी क्या होगी? ये आपकी जीवी होगी। यानी प्रत्येक जो भाग है जहाँ से आपकी इनकम आ रही है या खर्चा हो रहा है आपका जो है, जो भी सिस्टम आपका चल रहा है, तो उसकी भागीदारी कितनी है प्रत्येक क्षेत्र की, तो वो होती है आपकी जीवीए। तो आपको मैंने ये करवाया था याद कि स्थिर मूल्य पर, ये हमेशा याद रखना कि जो भी चीजें हम निकालेंगे वो दो आधार पर निकालेंगे, एक स्थिर मूल्य पर और दूसरा प्रचलित मूल्य पर। ठीक है। इनको दिमाग में बिठा लेना। स्थिर मूल्य पर हमेशा कम होगी, प्रचलित मूल्य पर हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है। तो तीनों की भागीदारी, तीन भागीदारी कौन सी? कृषि क्षेत्र की, उद्योग क्षेत्र की और सेवा क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है।
स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर ये तीनों सेम है, 28, 23, 43, 28, 23, 43। और सेवा क्षेत्र स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर बिल्कुल सेम है, इसमें तो पॉइंट में भी दशमलव के बाद भी कोई अंतर नहीं है, 43.74। ठीक है। स्थिर मूल्य पर कृषि का योगदान 28.50 था, तो ये बढ़कर प्रचलित मूल्य पर कितना हो गया, 28.95। ठीक है, ये हमें ये आंकड़े किस में है, प्रतिशत में। ठीक है। और इनका टोटल योग प्रतिशत हमेशा 100 होता है, प्रतिशत हमेशा 100 होता है। तो ये 95 हो गया, ये सेम है, यानी ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, उद्योग क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 27 ये सेम है, 27.77 से 27.31, आप इनका जोड़ लगा लेना, ये तीनों 100 ही आएंगे, ये भी 100 आएगा और ये भी 100 आएगा। ठीक है। उसके बाद एनएसडीपी, ये मैंने आपको आंकड़ा बताया था। एनएसडीपी क्या होता है कि आपने जो आय प्राप्त की है उसमें आपका कुछ खर्चा हो गया होगा, आप साधारण सा लेके चले, तो उन खर्चों को एक तरह से आपका कीमत आज उतनी कीमत नहीं रही होगी जितनी उसकी कीमत पहले थी, यानी उस मूल्य का ह्रास हो गया होगा। जैसे कि पहले हम ये मान के चलो कि आप 30 रुपए किलो आप चीनी लेके आते थे, तो क्या 30 रुपए में आज भी 1 किलो चीनी आ रही है, या उसके रेट बढ़ गए? यानी ये होता है मूल्य का ह्रास, यानी आज आपको उसी 1 किलो चीनी के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूल्य ह्रास हो गया। तो यानी कि जो भी महंगाई होगी या फिर एक तरह से जितना भी खर्चा होगा उसको काट के जितनी भी शुद्ध रूप से आय प्राप्त होगी वो होती है आपकी शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। स्टेट लेवल पे है, तो हम राजस्थान का बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी भी जितना भी मूल्य ह्रास हुआ है वस्तु का उसको हमने घटा दिया तो वो हमें नेट प्राप्त हो गया। ग्रोथ से मूल्य ह्रास घटाने पर हमें नेट प्राप्त होता है। तो ये भी दो आधार पर, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। ठीक है। स्थिर मूल्य पर 6.94 करोड़ और प्रचलित मूल्य 12.59 करोड़, यानी स्थिर मूल्य का याद रखना 6 करोड़, 6 का डबल 12। ठीक है। और दूसरी मैंने आपको उस लास्ट वाली वीडियो में ये बात भी बताई थी कि ग्रोथ से हमेशा नेट कम होगा। ठीक है। तो उसके बाद हमने एक आंकड़ा पढ़ा था प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति आय भी दो आधार पर, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर 86,134 रुपये और स्थिर मूल्य पर 1,56,139 रुपये। ठीक है, ये प्रति वर्ष आय होती है। और प्रति व्यक्ति आय निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में उस राज्य की जनसंख्या का हम भाग देंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। तो ये आंकड़े हमने आज यहाँ तक आज रिवीजन कर लिया कि इतना कुछ हमने पढ़ा था, और आपको ये आंकड़े करने याद करने मस्ट कंपलसरी है। और प्रति व्यक्ति आय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। बाकी डिटेल से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। किसी भी प्रकार की आपको अपडेट चाहिए तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम मेरे चैनल जो है उस पर मिलती रहेगी। ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज हम नहीं से उससे आगे की शुरुआत करें, जो हमने आंकड़े कल पढ़े थे उससे आगे के आंकड़े हम आज पढ़ेंगे। तो उसमें पहला आंकड़ा है कि हमारा जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, यानी राजस्थान में कुल कितना खाद्यान्न उत्पाद होता है, वो किस में हम मेजर करते हैं, वो करते हैं लाख मीट्रिक टन में। लाख मीट्रिक टन में तो कितना है, 253.99, यानी 253 लाख मैट्रिक टन। मैट्रिक टन ये 2022-23 में हमारे राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था इतना। ठीक है। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष कितना है, 2011-12। इसको कितना मानकर चलेंगे, 2011-12 को 100 मानकर चलेंगे। 100 मानकर चले तो हमारा जो उद्योगों से हमने कितना उत्पाद जो प्राप्त किया उसके लिए एक सूचकांक जारी होता है, तो वो है 134.65, 134.65। ठीक है। अब है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष कितना है, 1999-2000।
ये आपको याद रखना है आधार वर्ष दोनों का। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अब सीधा सीधा पूछेगा कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा औद्योगिक राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा वर्ष है, तो उसमें आपको 3-4 दे देगा, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13। ठीक है, तो आपको उसमें सही आंसर को चूज करना होगा। इसी प्रकार इसका दे दिया थोक मूल्य सूचकांक का कि आधार वर्ष कौन सा है, 2001-2, 1999, 2000, 2002-3 या फिर 1997-98 ऐसे करके दे देगा, तो आपको सही आंसर उसमें चूज करना है। तो आप इन दोनों का आधार वर्ष जरूर याद रखना। अगर ये आंकड़े तो याद रखनी रखने, इसके साथ साथ आधार वर्ष भी याद आपको रखने। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 पे। ठीक है, तो ये कितना है थोक मूल्य सूचकांक 388.29। आधार वर्ष को हमने 100 मानकर चला है कि आधार वर्ष पर हमारा जो थोक मूल्य सूचकांक था वो था 100, तो उसकी तुलना में आज कितना है 388.29 है। इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, 4.60% का परिवर्तन हुआ है। इन दोनों आंकड़ों को आप याद रखना कि 1999-2000 की तुलना में आज हमारा थोक मूल्य सूचकांक 388.29 है और प्रतिशत परिवर्तन 4.60% का परिवर्तन हुआ है। तो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो प्रकार के, वैसे तो कई सूचकांक होते हैं लेकिन मुख्यतः दो सूचकांक होते हैं, एक थोक मूल्य सूचकांक और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। होलसेल WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये तो होता है WPI। दूसरा होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो तरह के इंडेक्स होते हैं। ये तो होते हैं थोक स्तर पर। आपने जब मार्केट में जाते हो तो कोई भी अगर आपको बल्क में सामान लेना है, बहुत मात्रा में सामान लेना है, तो आप कौन सी शॉप पर जाओगे, आप किसी साधारण गली मोहल्ले के नुक्कड़ की शॉप पे जाओगे या किसी थोक की दुकान पे जाओगे जहाँ पे आपको सामान सस्ता मिलता है। तो जो थोक की दुकान होती है बस वही है, यही है। उन थोक की दुकानों के आधार पर जो मूल्य निर्धारित होता है और उनके आधार पर जो सूचकांक तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। उसी प्रकार इन नुक्कड़ मोहल्ले की जो दुकानें होती है उनके आधार पर जो सूचकांक तैयार किया जाता है उनके मूल्यों के आधार पर, यानी कि वो एक उपभोक्ता ने किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी है अंतिम रूप से, उनके आधार पर जो सूचकांक तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इनमें कुछ अंतर होता है, जैसे कि WPI में सिर्फ वस्तुओं का जो मूल्य होता है उनका सूचकांक तैयार किया जाता है और CPI में वस्तु के साथ सेवा का भी, वस्तु और सेवा दोनों का। वस्तु और सेवा दोनों का जो सूचकांक होता है वो तैयार किया जाता है। CPI और WPI के बारे में आगामी कक्षाओं में जो आने वाली जो क्लासेस होगी, हमारी जो सेशंस होंगे, उनमें हम पूरा डिटेल से इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। इसमें पूरा दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको अभी बस आपको माइंड में क्लिक हो जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा बताया है कि WPI और CPI क्या होता है। यानी जो थोक स्तर पर जो सूचकांक तैयार किया जाएगा वस्तुओं का, सिर्फ वस्तुओं का, वो होगा WPI या थोक मूल्य सूचकांक। और जो उपभोक्ता के स्तर पर या फिर हमारे स्तर पर, हम जैसे किसी दुकान से सामान लेके आए तो वो हमारे स्तर पर हो गया छोटे लेवल पे, तो वहां से जो वस्तु और सेवा दोनों का सूचकांक तैयार किया जाएगा वो CPI होता है। तो WPI का आधार वर्ष कितना 1999-2000, इसका आधार वर्ष को हम 100 लेके चलेंगे। 100 की तुलना में आज हमारा जो WPI वो कितना हो गया 388 हो गया और इसमें परिवर्तन कितना हो गया 4.60% का। ठीक है, आपको आई होप ये आंकड़े आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद है हमारी राजस्थान की ऊर्जा क्षमता कितनी है, अधिष्ठापित क्षमता या हमारे राजस्थान की कुल ऊर्जा इस बार कितनी है, तो वो किस में हम ज्ञात करेंगे, मेगावाट में। मेगावाट में कितनी है 23,487। आपको इसको किस तरह से याद करना है, 2 3 4 4 का डबल 8, 8 से कम 7, 23,487 मेगावाट याद करने। आज हम बिल्कुल आसान तरीका 2 3 4 लगातार, 4 का डबल 8, 8 से कम 1 7, 2 3 4 8 7, 2 3 4 8 7, 2 3 4 8 7 मेगावाट हमारी कुल ऊर्जा उत्पादित है इस बार 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2 3 4 8 7। और वाणिज्यिक बैंक शाखाएं सितंबर तक का आंकड़ा है ये, इसमें कितने करोड़ जमे हुए हैं, यानी कि राजस्थान की जो बैंक है उसमें कितनी साख जमा हुई है, कुल कितने पैसे जमा हुए हैं, यानी उनके पास कुल जो क्रेडिट है, कुल पैसा है जो राजस्थान के बैंकों में, पूरे के पूरे राजस्थान के क्षेत्र में जितनी बैंक है उनमें कुल कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो इतना है 4,41,569 रुपये, करोड़ रुपए, करोड़ में है ये, करोड़ में 4.41 करोड़ रुपए।
ठीक है, 4,41,000 4.41 लाख करोड़ रुपए, सॉरी 4.41 लाख करोड़ रुपए। यानी कि ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल बैंकों के पास इतना पैसा जमा है, 4.41 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास जमा है। ठीक है, तो एक बार आंकड़े फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि ये जो 2 पेज है इसमें आपका, यानी कि ये एक तो ये आंकड़ा वाला और एक सारांश वाला आगे आएगा, इन दोनों को मिलाकर आपका लगभग इकोनॉमिक सर्वे से 50% के पास आप मान के चलिए कि आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो हमारा जितना टाइम इसमें देंगे हम तैयार याद करने में, आगे उतना ही टाइम हमें कम देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आगे मेहनत कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे अगर हम मेहनत कर लेंगे। तो ये आंकड़े कल बताए थे, इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आज वाले आंकड़े। यानी कि राजस्थान में 2022-23 में कुल कितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, तो वो 223.99 लाख मीट्रिक टन, 253.99 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कुल खाद्यान्न का हुआ है। और औद्योगिक उत्पादन कुल कितना हुआ, 134.65 आधार वर्ष 2011-12। आधार वर्ष को 100 मानकर चलेंगे, आधार वर्ष को 100 मानकर चलेंगे तो उसकी तुलना में कितना उत्पादन हुआ, औद्योगिक उत्पादन 134। ठीक है, यानी कि 100 मानने का मतलब क्या है कि इस वर्ष 2011-12 में जितना भी उत्पादन हुआ था औद्योगिक क्षेत्र में, उसको हमने मान लिया, टोटल को 100 मान लिया। क्यों, गणना आसान हो जाती है। तो उसकी तुलना में अब कितना हुआ है, 134.65 तो इसकी आधार की हम तुलना कर लेंगे कि कितना अधिक हुआ है, तो उसके आधार पर कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन है वो आंकड़े हम निकाल लेंगे, सरकार वो आंकड़ा निकाल लेगी। बस यही है कि आंकड़े थोड़े आसान हो जाए, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको आसानी समझ में आ जाए, इसलिए एक आधार माना जाता है, वो भी सबसे बेसिक सा आधार माना जाता है ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये दो हमने आंकड़े पढ़े आज। कुल खाद्यान्न उत्पादन 253.99 लाख मीट्रिक टन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 मान के 2011-12 को 100 मान के चलेंगे तो 134.65 होगा। तीसरा आंकड़ा जो हमने आज पढ़ा है वो है थोक मूल्य सूचकांक, जिसका आधार वर्ष 1999-2000 है, उसको आधार मान के चलेंगे 100 तो वो होगा 388.29। ठीक है, वर्तमान में 2022-23 का कितना है थोक मूल्य सूचकांक, 388.29। उसके बाद उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, 4.60% का प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। राजस्थान की 2022-23 में कुल ऊर्जा कितनी उत्पादित हुई है वो किस में ज्ञात करेंगे, मेगावाट में। मेगावाट में कितनी हुई है, 23487 मेगावाट, 23487 मेगावाट, 234 का डबल 8 से एक कम 7, 23487 मेगावाट। और राजस्थान में कुल जो पैसा है वो कितना जमा हुआ है 2022-23 में, कुल बैंकों के पास कितनी साख है, उनके पास कितना क्रेडिट है, तो वो है 4.41 लाख करोड़ रुपए, 4,41,569 करोड़ रुपए, 4,41,569 करोड़ रुपए, 4,41,569 करोड़, इतना हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अब ये दे रखा आपको, ये बस वही है जो हमने उस इंडेक्स में जो हमने डाटा पढ़े थे, इंडेक्स में जो भी डाटा हमने अभी तक पढ़े थे उनको इस पाई चार्ट के रूप में या ग्राफ के रूप में दे रखा है। क्या है, तो वो सबसे पहला है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, आपको ये दिख रहा होगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, और ये क्या है, वृद्धि दर, यानी कि जो रेड में दे रखा है ये वाला रेड बॉक्स है वो तो है हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और ये जो ग्रीन में ये पट्टी चल रही है ये क्या है, ये है प्रतिशत वृद्धि। हमने दो आंकड़े पढ़े थे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर स्थिर मूल्य 2011-12 के मूल्यों पर। हमने बोला था कि दो आधारों पर हम प्रत्येक जो चीजें आंकड़े वो ज्ञात करेंगे, एक स्थिर मूल्य पर, दूसरा प्रचलित मूल्य पर। तो ये है स्थिर मूल्य पर,
और चित्र जो 2 दे रखा है उसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर, ठीक है, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। इसमें भी 2 है, जो ये ब्लू कलर का दे रखा है ये है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और जो रेड कलर में दे रखा है ये है वृद्धि दर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि स्थिर मूल्य पर जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना है, 7.99 करोड़ रुपए, ठीक है, 7,99,449 करोड़ रुपए, 7.99 लाख करोड़ रुपए। उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी, 8% की, 8 का डबल 16, 7 का डबल 14, 8.19% की उसमें वृद्धि हुई थी। वही आंकड़ा दे रखा है ग्राफ के रूप में। दूसरा प्रचलित मूल्य पर हमने पढ़ा था 14,13,620 यानी 14.13 लाख करोड़ रुपए, हमने ये पढ़ा था प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी, 8 का डबल 16, 16.04% वृद्धि, 8.19% वृद्धि, ठीक है। ये जो आंकड़े हमने कल पढ़े थे वही ये आज चित्र के रूप में या ग्राफ के रूप में, पाई चार्ट के रूप में दे रखे हैं। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान। सकल राज्य मूल्य वर्धन, स्टेट ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, प्रचलित बुनियादी मूल्यों, प्रचलित मूल्यों पर इस यहाँ पे दे रखा है। तो हमने पढ़ा था 3 क्षेत्रों के आधार पर, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में कितना था, 28.95%, उद्योग क्षेत्र 27.31%, और जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो 43.74%, 28, 23, 43, और जो स्थिर मूल्य पर 28.50%। यहीं पर मैं बता देता हूँ, ये तो हो गया, इसने दे दिया प्रचलित मूल्य पर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य कृषि का कितना था, 28, 27, 43, तीनों लिख दिया, 28.50%। सेवा क्षेत्र का सेम ही 28.74%, बाकी जो बच गया 7, 5, 12 और 7, 27.76% किसका हो गया, उद्योग क्षेत्र का। इसमें प्रचलित मूल्य पर 43.74, 27.31 और 28.95% योगदान है। ये कब का दे रखा है, 2011-12 का। 2011-12 में कृषि क्षेत्र का योगदान 28.56, उद्योग क्षेत्र का 32.69 और कृषि क्षेत्र इसका सेवा क्षेत्र का 38.75। यानी कि इस आंकड़े से पता चलता है कि 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो लगभग सेम बना हुआ, उतना ही बना हुआ है, यानी 28 का 28 ही बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सेवा क्षेत्र है 38.75, उसका योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ चुका है, वो 38 से कितना हो चुका है वर्तमान में, 43% की उसकी हिस्सेदारी हो चुकी है। 2011-12 में उसकी हिस्सेदारी कितनी थी, 38% की, और आज वर्तमान में कितनी है, 43% की, ठीक है। और 2011-12 में उद्योग क्षेत्र जो है उसकी हिस्सेदारी कितनी थी, 32% की, और आज कितनी हो चुकी है, 27% की। यानी कि जो राजस्थान में उद्योग क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी कम हो चुकी है, और जो सेवा क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी बढ़ चुकी है, और जो कृषि क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी उतनी की उतनी बनी हुई है। यानी कि कृषि का योगदान जितना 2011-12 में था उतना ही योगदान आज वर्तमान में है। उद्योग क्षेत्र का जो योगदान 2011-12 में था उससे कम हो चुका है वर्तमान में, और सेवा क्षेत्र का जो योगदान 2011-12 में था तो उसका योगदान जो है वो बढ़ चुका है आज वर्तमान में, ठीक है। इसको आप ऐसे लेके चलिए, जैसे 2011-12 में हम लोग 100 रुपये कमाते थे, तो उसमें से 28 रुपये आ रहे थे कृषि से, और 32 रुपये आ रहे थे उद्योग से, और 38 रुपये आ रहे थे सेवा क्षेत्र से। वर्तमान में हम 150 रुपये कमा रहे हैं, तो ये प्रतिशत में हो गया, तो 28% हम क्या कमा रहे हैं, 150 का 28% हम क्या कमा रहे हैं, कृषि से। 27% किससे कमा रहे हैं, उद्योग से, और 43% किससे कमा रहे हैं, सेवा क्षेत्र से। यानी इतना योगदान है आय व्यय का। कमाने का मतलब है कि योगदान कितनी है, भागीदारी कितनी है, टोटल आय व्यय कितना है, उससे मतलब है कमाना। जब भी मैं बोलता हूँ
तो उससे मतलब हमारी टोटल जो आय व्यय है या फिर हमारा जो टोटल योगदान है उसकी संपूर्ण की बात करता हूँ मैं। कमाने से मतलब हमारे जो होल राजस्थान के जो प्रिंस है उसकी बात करता हूँ, जो पूरा पूरा इकोनॉमी है वो पूरी इकोनॉमी की बात करता हूँ मैं, ठीक है, उसका योगदान की बात करता हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा जो एक आंकड़ा दे रखा है वो है प्रति व्यक्ति आय के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर, दो पर हमने ज्ञात की थी। तो जो ब्लू कलर में दे रखी है वो स्थिर मूल्य पर, और प्रचलित मूल्य पर जो रेड कलर में दे रखी है 86,134 रुपये, 1,56,139 रुपये, दो हमने पढ़े थे। तो वही दे रखी है 86,134 रुपये, 1,56,139 रुपये, ये प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। उसके बाद हमने दो और पढ़े थे, वो पढ़े थे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 आधार वर्ष है, और उसका आधार कितना लेके चले थे, 100 लेके चले थे, वो कितना था 134.65, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था थोक मूल्य सूचकांक WPI, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है 1999 से 2000, और उसका आधार कितना लेके चले थे, 100 लेके चले थे, वो हो गया था 388.29 हो गया था, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक और प्रतिशत परिवर्तन, ये है प्रतिशत परिवर्तन, उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ था 4.60 का प्रतिशत परिवर्तन हुआ था। दो इतने आंकड़े हमने कल की और आज की क्लास में मिलाकर पढ़े हैं, और वही आंकड़े आज हमें ग्राफ के रूप में दे रखे हैं। तो ये आंकड़े आप 2 पेज के आंकड़े हैं, एक तो ये हो गया, बस इतने आंकड़े आपको याद करने हैं, आपका आगे का जो काम है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो भी आंकड़े पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ये प्रति व्यक्ति आए जो सब कुछ हमने उस जो सारणी थी उसमें पढ़ चुके हैं हम लोग, तो वही हमने आज पढ़ा था। ये देखो, ये कल मैंने आपको बताया था सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP किसको बोलते हैं, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य, सबको मैंने आपको बताया था। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, और सब एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो हमारा जो पहला जो आंकड़ा वाला जो प्रश्न था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इनको याद कर लेना, 2 पेज के आंकड़े है, ज़्यादा आंकड़े भी नहीं है, कैसे भी याद करो, रट्टा मारो, जो भी आपकी मर्जी है, जिस तरह से याद करो, आपको बस याद करना है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है सारांश, जो मैंने आपको 2 चैप्टर बताए थे कि पहला और दूसरा मिलकर हमारा लगभग 50% का इकोनॉमिक सर्वे पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद तो इनमें जो चीज़ें दे रखी है उनको पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, वो हमें पढ़ना है। तो उसमें अगर आपको यहाँ पे आप इन 2 चैप्टर में अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपको आगे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम मेहनत में आपका काम चल जाएगा। तो दूसरा हमारा टॉपिक है सारांश। आप इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर लेना, या फिर आप उससे फोटोकॉपी वाली जो शॉप है वहाँ से निकलवा लेना, उसमें आप मिलान कर लेना, जो भी आपको नई चीज़ें मिले वहीं पे हैंड टू हैंड नोट कर लेना, और जो भी पढ़ना होगा जितना भी इम्पोर्टेंट है पढ़ने वाला वो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आप रिवीजन के तौर पे फिर उसके बाद वही पढ़ना। जो आंकड़े है वो सारणी आपको इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई मिलेगी, जितनी भी सारणी मैंने आपको पढ़ाई है उतनी की उतनी पढ़ना, आपको आंकड़े याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है राजस्थान की रूपरेखा, यानी आपको राजस्थान के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दे रखी है, जो कि हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं भूगोल में। राजस्थान का भूगोल हम जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जो दे रखा है इसके बारे में ये सब कुछ पढ़ेंगे, इतना ये सब कुछ पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है आपको, मैं बस ये बता रहा हूँ। राजस्थान जिसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है उसका भौगोलिक क्षेत्र दे रखा है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 संभागों में और 33 जिलों में विभक्त है। 33 जिले क्यों, आप बोलोगे कि अभी तो घोषणा हुई थी कि जिले बढ़ चुके हैं, तो वो जब नया वाला इकोनॉमिक सर्वे आएगा 2023-24 वाला, तो उसमें उस बात की घोषणा होगी, उसमें देंगे, तभी पढ़ेंगे हम लोग। तब तक आपको यही याद रखना है 7 संभाग और 33 जिले जो ये दे रखे हैं वही याद रखना है। जब तक नया इकोनॉमिक सर्वे या आधिकारिक रूप से जो जिलों की जो सूची है वो आ नहीं जाते, जिले बन नहीं जाते आधिकारिक तौर पर, जब तक सरकारी तौर पर हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं आ जाता तब तक हमें इन्हीं को याद रखना है, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र दे रखा है 10.41% है, ठीक है। यानी हमारे जो इंडिया है, जो हमारा पूरा पूरा भारत है, उसके पास जितना क्षेत्र है उसका 10.41% क्षेत्र किसका है, राजस्थान का है। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्थान भारत सरकार के अनुसार
भारत सरकार का एक मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। 2022 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8.1 करोड़ अनुमानित है। ये किसके द्वारा आंकड़ा जारी किया गया? ये है भारत सरकार का एक मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा। लेकिन हमारी जो जनगणना होती है उसने ये आंकड़ा जारी नहीं किया है। तो आंकड़ा जो भी अगर एग्जाम में आंकड़ा पूछा जाएगा तो कौन सा आंकड़ा लिखना है? जो कि हमारी जनगणना हुई थी, ऑफिशियल जो जनगणना होती है उसका आंकड़ा लिखना है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो जनसंख्या कितनी। आपको ने ज्योग्राफी पढ़ी, आपको याद भी होनी चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। तो बस वही आंकड़ा है, याद आपको रखने। तो उसके बाद क्या दे रखा है कि जनसंख्या के आधार पर 7वां सबसे बड़ा राज्य है, देश का उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह देश के उत्तर, यानी ये जो हमारा भारत होगा, सही से तो नहीं बना, लेकिन ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यानी यहाँ पे हमारा राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इन राज्यों से घिरा हुआ, यानी इनकी राजस्थान के साथ इन राज्यों की सीमाएं लगती है। इनका पाकिस्तान से एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम चतुष्कोणीय। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर 826 यानी 869 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व इस तरह से 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इस तरह से 826 किलोमीटर है। ठीक है। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी के लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। उसके बाद है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, जिसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। राज्य में 4 स्मार्ट सिटी है, कौन सी है? जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है। ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल जब पढ़ेंगे तो ये सब कुछ पढ़ते हैं। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आप बोलोगे कि सर आपने छोड़ दिया, पढ़ाया नहीं है। सब कुछ ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम खराब करने वाली बात है। जो मेन करंट से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वही हम पढ़ेंगे। तो ये आपको नहीं पढ़ना, आपको छोड़ना है। मैं बस आपको दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। उसके बाद है भौगोलिक रूप से राज्य को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन से 4 भाग है? पश्चिमी रेगिस्तान, जिसमें बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानी एवं रेतीले मैदान आते हैं। दूसरा है अरावली की पहाड़ियाँ, इसमें क्या है? दक्षिणी पश्चिम गुजरात से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली में समाप्त होती है। अरावली पहाड़ी के बारे में आपको पता ही होगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद है पूर्वी मैदान, जो जलोढ़ और कछारी मिट्टी से बना हुआ है। और चौथा जो भाग है राजस्थान का वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इन 4 भागों से राजस्थान बना हुआ है। राज्य अपने आलीशान राजसी किलों, महलों, स्मारकों, चहल पहल भरे बाजारों, राजस्थान के असली रंगों को दर्शाने वाले जीवंत मेलों एवं त्योहारों के लिए जाना जाता है। राजस्थान किसके लिए जाना जाता है? उनके किलों के लिए, मेलों के लिए, बाजार के लिए। जो मेले त्योहार है सबसे ज़्यादा राजस्थान में मनाए जाते हैं, उनके लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है। आप सब कुछ ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मेले त्योहार किले वगैरह, तो सब कुछ वहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये आपको छोड़ना है, आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, इसके बाद ये आपको ये तालिका मिलेगी। उसके बाद तालिका 0.1 राज्य के प्रमुख सूचकांक का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण, यानी कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं भारत के, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं राजस्थान के, तो उन दोनों की तुलना करके ये हमें एक तालिका दी हुई है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है, ये तालिका आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जैसे सबसे पहले दे रखा है भौगोलिक क्षेत्र। हर बार के इकोनॉमिक सर्वे में ये इतनी चीजें आती हैं। 2011 आपको यहाँ तक लिख रहा है ना, कार्य सहभागिता दर, यहाँ तक हर इकोनॉमिक सर्वे में ये आंकड़ा आपको आता है, तो आपको ये आंकड़ा याद होना जरूरी है। उसके बाद के जो आंकड़े होते हैं वो संशोधित आंकड़े होते हैं, यानी हर बार नए आंकड़े आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र 2011 वर्ष कौन सा होगा? 2011 वर्ष होगा लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितने है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या 2011 के अनुसार किसमें है? करोड़ में। तो 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ऑफिशियली जो जनगणना होती है उनके आंकड़े हैं ये, आपको यही याद रखने हैं। वैसे तो भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है,
लेकिन ऑफिशियली अभी तक कितनी है, क्योंकि जब तक 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आएंगे, जब तक ये जनगणना नहीं होंगी, तब तक आपको आपको यही आंकड़े याद करने हैं, और जब भी एग्जाम आएगा तो आपको इन्हीं आंकड़ों को आपको लिखना है, ठीक है। और राजस्थान की कितनी है, 6.85 करोड़ रुपए। अभी हमने जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो भारत सरकार का एक मंत्रालय था, उसका आंकड़ा पड़ा था कि 8 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए, समथिंग करोड़ उसने जनसंख्या दे रखी है, ठीक है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये जनसंख्या है वो आपकी कितनी है, 6.85 करोड़ जनसंख्या आपकी है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 प्रतिशत में है, कितनी हुई है, 21.3% की वृद्धि दर हुई है, और भारत में 17.7% की, यानी कि राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी हुई है, ज़्यादा हुई है, और भारत में क्या हुई है, कम हुई है। तो इन दोनों को आंकड़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व, 2011 में कितना है, 200, और राजस्थान का है, और भारत का कितना है, 382 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि यानी कि आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो दायरा होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का, 1 किलोमीटर में आपके कितने लोग रहते हैं, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में आपके कितने लोग रहेंगे, वो होता है आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 1 किलोमीटर के दायरे में, वर्ग किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं, औसत निकाला जाता है, क्योंकि कहीं पे कम रहेंगे, कहीं पे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो उनका औसत निकाला जाता है, यानी कि राजस्थान में तो कितने रहते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 200 लोग रहते हैं, और भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 382 लोग रहते हैं। अब किसी जगह पे जैसे राजस्थान का रेतीला इलाका है या कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे तो 1 वर्ग किलोमीटर में आपको शायद 10 लोग ही मिलेंगे, लेकिन जैसे दिल्ली जैसा शहर है, मुंबई जैसा शहर है, या जयपुर जैसा शहर है, उदयपुर जैसा शहर है, वहाँ पे आपको 1 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख लोग भी मिल जाएंगे। तो अलग अलग जगह का औसत आंकड़ा निकाला जाता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत रहना। उसके बाद है कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि 2011 में जितनी जनसंख्या थी उसमें शहरी जनसंख्या कितनी है, ये भी किसमें है, प्रतिशत में। तो राजस्थान में जितनी भी जनसंख्या है, राजस्थान की 6.85 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें 24% हिस्सा या 24% भाग जो है शहरी जनसंख्या का है, बाकी का जो 76% का भाग है वो किसका है, वो है ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। इसी प्रकार भारत में भी 31% जो हिस्सा है वो है शहरी जनसंख्या का, बाकी जो बच गया 69% वो किसका है, वो है ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। आप ये प्रतिशत आंकड़े आपको याद रखने हैं, हर बार आते हैं आपको ये प्रतिशत आंकड़े मुख जुबानी याद होने चाहिए। अब अनुसूचित जाति की जनसंख्या, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारी 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या और 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति राजस्थान में कितनी प्रतिशत है, 17.8%, यानी 6.85 करोड़ का 17.8% अनुसूचित जातियां राजस्थान में है, और 121 करोड़ का 16.6% अनुसूचित जातियां भारत में, पूरे भारत क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये भी प्रतिशत में है। तो राजस्थान की 6.85 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 13.5% की हिस्सेदारी अनुसूचित जनजाति की है, और भारत में 8.6% की हिस्सेदारी अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। तो ये देखिए आप आंकड़े, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी ज़्यादा है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी ज़्यादा है, और जनसंख्या घनत्व भी दशकीय प्रतिशत वृद्धि भी है वो भी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कम है, ठीक है। उसके बाद है लिंग अनुपात, ये भी किसके आधार पर है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर, यानी महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, यानी 1000 पुरुष है तो उनके ऊपर महिलाएं कितनी हैं, तो राजस्थान में 928 है, यानी 1000 पुरुषों के ऊपर 928 महिलाएं हैं, और जो 1000 पुरुषों के ऊपर भारत में 900, पूरे संपूर्ण भारत क्षेत्र में 943 महिलाएं हैं, राजस्थान में 928 और भारत में 943, ये आपको याद रखने। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें, यानी ये भी 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर, यानी जो 1000 जो लड़के हैं जो 6 वर्ष तक के, उनके ऊपर कितनी लड़कियां हैं,
उनकी संख्या कम है, 888 लड़कियां हैं राजस्थान में और 919 है पूरे भारत में। यानी 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें लड़कों की तुलना में लड़कियां कितनी है, और ये तुलना कितनी होती है, कितने पे होती है, प्रत्येक 1000 के ऊपर होती है, 1000 के ऊपर तुलना होती है। ठीक है। लिंगानुपात ये तो हो गया संपूर्ण, यानी मेल फीमेल जितने भी है प्रत्येक उम्र के, वो है राजस्थान में 928 प्रत्येक 1000 मेल के ऊपर फीमेल कितने 928, और भारत में 1000 मेल के ऊपर फीमेल कितनी है 943। और 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रत्येक जो मेल होता है मेल के ऊपर 888 फीमेल है, और भारत में 919 फीमेल है 1000 मेल के ऊपर। अब है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षित बच्चे या शिक्षित पुरुष और महिलाएं, जो भी है शिक्षित इंसान बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से। शिक्षित कितने, 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ये भी प्रतिशत में आपको दे रखा है, 66.1% लोग जो है वो शिक्षित है। यानी कि हमने जो राजस्थान का आंकड़ा पढ़ा था 6.86 करोड़ की जो जनसंख्या 6.85 करोड़ की, उसके अनुसार 66% जो लोग हैं राजस्थान के वो शिक्षित हैं, और भारत के 73% लोग शिक्षित है। यानी राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, कम है। उसके बाद ये जो 66% शिक्षित लोग हैं इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुष कितने शिक्षित है, तो 79% जो है पुरुष शिक्षित है, और महिलाएं कितनी शिक्षित है, वो है 52% महिलाएं शिक्षित है। ये भी 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, प्रतिशत में आंकड़े हैं। और भारत में कितने 80% पुरुष शिक्षित है और 64.6% महिलाएं शिक्षित है। यानी जितने भी शिक्षित लोग हैं उनमें से पुरुष और महिलाओं की संख्या है। अब कार्य सहभागिता दर, यानी कि रोजगार प्राप्त व्यक्ति, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, कामगार जो व्यक्ति है वो कितने हैं, ये भी 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, प्रतिशत में है। यानी कि राजस्थान में जितनी भी जनगणना है उसके 43.6% लोग काम करते हैं, यानी कि वो वर्क पीपल है, वर्क फोर्स के भागीदार है, कामगार के भागीदार, यानी कि 43.6% लोग काम करते हैं, बेले नहीं है, वो महिलाएं और पुरुष दोनों है, उसमें दोनों शामिल है। और भारत में 39.8% जो 121 करोड़ है उसमें से 39.8% जो लोग है वो कामगारी लोग हैं, यानी काम करते हैं वो। ठीक है। तो ये आंकड़े कॉमन आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये हर बार ये आंकड़े प्रकाशित होते हैं, इतने आंकड़े आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अब आगे है अशोधित जन्म दर, यानी जन्म दर कितनी, ये आंकड़े कब के हैं, 2020 के आंकड़े हैं। ठीक है। प्रति 1000 मध्य वर्ष जनगणना, 2020 में जन्म दर कितनी है, 23.5 की जन्म दर है, और भारत में कितनी है 19.5 की जन्म दर है। मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर 2020 तक है, प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या में मृत्यु दर है 5.6 की, और भारत में है कितनी, पूरे 6। मृत्यु दर राजस्थान में 5.6 की, भारत में 6। जन्म दर राजस्थान में 23.5 की और भारत में 19.5 की। ठीक है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर, यानी बालकों की मृत्यु कितनी होती है, 2020 के प्रति 1000 जीवित जन्म, तो 32, यानी कि 1000 बच्चे जब जीवित बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 32 बच्चे हैं वो शिशु के रूप में मर जाते हैं, या तो पैदा होते मर गए 2 महीने में, 4 महीने में, ऐसे 6 महीने तक, वो 1000 जीवित बच्चों में से 32 बच्चे मर जाते हैं राजस्थान में। और भारत में कितने मरते हैं, 28 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं प्रत्येक 1000 जीवित जो जन्म लेने वाले बच्चे। यानी कि जो कि मृत बच्चे जन्म लेते हैं उनका आंकड़ा ज्ञात नहीं करते, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते। जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, भले ही वो जन्म लेने के तुरंत बाद, ऐसे 10 सेकंड के बाद, 5-7 मिनट के बाद उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो उन्होंने जीवित जन्म लिया है तो उनको गिना जाएगा। ठीक है। तो उन 1000 जीवित जन्म लेने वाले। उसके बाद होती है मातृ मृत्यु अनुपात, ये कब के आंकड़े हैं, 2018 से 20 के अनुपात है, औसत अनुपात है, प्रति लाख जीवित जन्म। यानी कि जो मृत्यु शिशु मृत्यु दर है वो तो है 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर, और जो मातृ मृत्यु दर है वो है प्रति 1 लाख जीवित जन्म देने वाली बच्चों की माताएं, यानी जिन माताओं ने जीवित बच्चों को जन्म दिया है उन 1 लाख माताओं में से कितनी माताओं की मृत्यु हो चुकी है, तो वो राजस्थान में 113, यानी 1 लाख माताओं में जिन माताओं ने जीवित बच्चों को जन्म दिया था उनमें से 113 माताओं की मृत्यु होती है। और भारत में ये क्या है, 97 माताएं टोटल,
यानी 1 लाख माताओं में जिन माताओं ने जीवित बच्चों को जन्म दिया उनमें से 97 माताएं भारत में मृत्यु को प्राप्त होती है, राजस्थान में 113। और 1000 बच्चों ने जिन्होंने जन्म लिया है उनमें से राजस्थान में 32 बच्चों की मृत्यु होती है और भारत में 28 बच्चों की मृत्यु होती है। यानी कि ये आंकड़ा राजस्थान में ज़्यादा है और भारत में कम है। अब है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी उनकी उम्र कितनी होती है, एक व्यक्ति की औसतन उम्र कितनी है। तो 2016 से 2020 के बीच के आंकड़े हैं वर्ष। राजस्थान की औसतन उम्र एक व्यक्ति की वो है 69.4 वर्ष की, और जो भारत में है एक औसतन उम्र एक व्यक्ति की वो है 70 साल की आयु। यानी कि जीवन से लेकर मरने तक भारत में और राजस्थान में व्यक्ति की औसत कितना जीवन जीता है वो औसत आंकड़े ज्ञात करते हैं। कोई भी आंकड़ा है वो औसत के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो राजस्थान में 69.4 वर्ष है एक व्यक्ति की औसत आयु और भारत में 70 वर्ष की औसत आयु है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये आंकड़े जरूर याद करना। आपको एग्जाम में बस यही आंकड़े पूछे जाएंगे, इसकी 1 या 2 क्लास और होगी। शायद अगली क्लास में पूरा सारांश वाला टॉपिक है वो शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए, आई होप। उसके बाद एक योजनाओं वाला चैप्टर आएगा, 1 या 2 चैप्टर में योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 5-6 क्लासेज में हमारे जो मेन जो 2 हमारे जो चैप्टर दे रखे हैं वो पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आपका 50% काम हो जाएगा। बाकी जो इसके बारे में एक्सप्लेन करके जो आगे जो 11 चैप्टर मैंने बताए थे उनके बारे में हम धीरे धीरे क्लासेज लेते आएंगे, व्यवस्थित रूप से इनको पढ़ते जाएंगे। और आप इकोनॉमिक सर्वे आप देख लेना, जो भी मैं आपको छोड़ने के लिए बोलूँ वो आप छोड़ देना, वो आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन में हम सब कुछ कवर कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ आंकड़े याद करने के लिए हमारी ये क्लासेज है कि वही आंकड़े आप याद कर लो। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे मेरे पास पड़ा है, ये देखो मैंने फोटोकॉपी इसकी निकलवा रखी है। तो पूरा पूरा एक तरह से ग्रंथ है ये, इतना आप खुद से पढ़ोगे या ये इकोनॉमिक सर्वे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन टॉपिक आपका टाइम भी बच जाए और आपका काम भी हो जाए, जो भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है सब कुछ हो जाए। तो उसके लिए एक क्लासेज है, उसके आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब पहली बार आप पढ़ोगे तो उसमें तो क्या आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अपने दोस्तों तक भी ये क्लासेस पहुंचाना जिनके भी राजस्थान में एग्जाम आने वाले हैं। अभी जो जिस प्रकार के एग्जाम आने वाले हैं जिसमें आपका राजस्थान जीके आएगा और उसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट आएगा, तो आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।